ये याद रखने से हमको फायदा क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का अगर हमको आंसर निकालना है तो अब हमारे लिए वर्क फंक्शन हो जाएगा थीटा की वैल्यू पाई हो ऐसे पार्टिकल्स बहुत कम, और ये जो डिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग एंगल है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। देखो ये क्वेश्चंस के अंदर ना बस हमको कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी होती है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 चाहिए तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। इस सीरीज में आपको मालूम है कि हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। आज मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे और अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम 30 पीवाईक्यूज करेंगे जो कि आपके जेईई मेंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। इतना तो मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूं, अब तक आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और नई चीज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपको दोहरा बेनिफिट हो रहा है। पहली बात तो अगर आप पेपर्स की एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा मॉडर्न फिजिक्स ठीक ठाक आपके एग्जाम में आया है, अच्छा खासा परसेंटेज इस सेक्शन से आता है एग्जाम में। दूसरी चीज कि केमिस्ट्री का बहुत सारा हिस्सा यहाँ पे ओवरलैप करता है, मतलब अगर आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा तो वो भी केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, अब तो खैर उसमें का कुछ कुछ पोर्शन हट गया है, पर फिर भी वो केमिस्ट्री से बहुत हद तक ओवरलैप करता था। कहीं कहीं पे आपने बाइंडिंग एनर्जी वगैरह भी, मास डिफेक्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको दोनों में कॉमन मिलती है, तो ये सेक्शन तो हमको तैयार करना ही चाहिए। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ 2 milliwatt लेजर operates at a wavelength of 500 nanometer. Okay, the number of photons that will be emitted per second is। अगर एक फोटोन की एनर्जी हम लोग देखें, एनर्जी एक फोटोन की वो होती है एच सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है एन, तो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम निकलेगी एन टाइम्स ई, वही क्या पावर हो जाएगी, है ना। और यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम वो हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। अगर आप वैल्यूज डाल दोगे तो पावर है 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में लैम्डा हो जाएगा आपका 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फर्दर डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो क्या क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखोगे तो आएगा h इंटू सी, तो h की वैल्यू आ गई 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट वो हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये सारा कुछ अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है 5 इंटू 10⁻15 इसके करीब करीब आ जाएगा। ये लगभग लगभग कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इस पहले सवाल का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 एंड 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड एंड टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज। अब देखो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो मालूम है, वो क्या होती थी, एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसको मैं फाइव से डिनोट कर दे रहा हूं, प्लस ई टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा। तो यहां से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा h बाई ई टाइम्स एफ माइनस 5 बाई ई, राइट, ऐसा हो जाएगा ना। इसको माइनस कर देंगे और ठीक है। अगर इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगर फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हो, तो स्लोप तो जो आया वो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया। ठीक है, तो ये तो वर्क फंक्शन और ये सबके इंडिपेंडेंट आया। वर्क फंक्शन पे क्या डिपेंड कर रहा होगा, जो वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन ग्राफ तो दोनों का स्लोप तो एक जैसा ही आएगा। तो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके के आएंगे, आपको ऐसे मिलेंगे अलग अलग मेटल के लिए। ठीक है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उनकी अलग अलग होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये जो वर्टिकल एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यू आप निकालोगे किसकी, एक मिनट इसको सीधा कर देता हूं, चलो आई होप आप समझ गए, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल अगर आप स्लोप की बात करोगे तो ये स्लोप तो नहीं बदल रहा, tan थीटा की वैल्यू नहीं बदलेगी, h बाई ई डिपेंड करेगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट, if same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, stopping potential becomes V naught by 4, threshold wavelength for this metallic surface is। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले केस में लैम्डा वेवलेंथ डाला आपने तो एनर्जी होगी hc बाय लैम्डा, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन फाई, ठीक है, प्लस E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि है V नॉट। दूसरे केस में आप लिखोगे hc अपॉन, इस बार वेवलेंथ कितनी यूज करी आपने 2 लैम्डा, यहां से ये मिल जाएगा आपको वर्क फंक्शन प्लस E टाइम्स V नॉट बाय 4, ठीक है। अब क्या है, मुझे ये वर्क फंक्शन मिलेगा तभी मैं जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मुझे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टर्म हटाना है, तो इसके लिए मैं ये दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मिलेगा 2hc अपॉन लैम्डा, यहां मिलेगा 4 फाई, और यहां पे मिल जाएगा EV नॉट। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूं, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस कर दो, अगर 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3 में से 1 को माइनस किया तो आपको मिलेगा hc अपॉन लैम्डा, ये तो मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा 3 फाई, राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिल जाएगा 3 फाई, तो यहां से फाई जो कि hc अपॉन लैम्डा नॉट होगा वो कितना मिल जाएगा, hc अपॉन 3 लैम्डा, है ना। और इन दोनों को कंपेयर करने पर हमको लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 लैम्डा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा, लैम्डा नॉट की वैल्यू 3 लैम्डा, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी of the incident light for a metal is shown in the figure, the work function of the surface is। अब देखो वर्क फंक्शन सरफेस का अगर आपको निकालना है, ठीक है, वर्क फंक्शन अगर सरफेस का निकालना है तो वर्क फंक्शन फाई होता है h नॉट, h मल्टीप्लाइड बाई f नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर f नॉट की वैल्यू तो हमको ग्राफ से पता चल रही है, f नॉट क्या है 5 इंटू 10 पावर 14, 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज या पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब h की वैल्यू अगर मैंने जूल सेकेंड में ली तो फिर मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो h की वैल्यू हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में मालूम होना बहुत जरूरी है। h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में होती है 4.135 इंटू 10 पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ठीक है। इसको कई बार हम लोग इफेक्टिवली 4.15 भी ले लिया करते हैं इंटू 10 पावर माइनस 15, ठीक है, कई बार इसको 4 भी ले लेते हैं, लेकिन लगभग लगभग ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये याद रखने से हमको फायदा क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हमको आंसर निकालना है तो अब हमारे लिए वर्क फंक्शन हो जाएगा, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 आएगा और यहाँ पे 20 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है,
20 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 20 से थोड़ी बड़ी वैल्यू जो आई है उसको 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इफेक्टिवली ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इफेक्टिवली ऑप्शन सी आंसर आ जाता है। ठीक है, 20 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -1। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई अगर ये आपको वैल्यू ध्यान है तो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन लग रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0। ठीक है, when light of frequency 2f0 is incident on the metal, the maximum kinetic energy of photoelectrons is maximum velocity of the photoelectrons is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5f0, maximum velocity of photoelectrons emitted is v2, ratio of v1 and v2। हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। हम बोलेंगे कि h इंटू 2f0 पहले केस में ये हो जाएगा वर्क फंक्शन, मतलब hf0 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। दूसरे केस में हम बोल सकते हैं h इंटू, अब हमने फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, 5f0। ऑल राइट, ये होगा वर्क फंक्शन hf0 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन से हाफ m v1 स्क्वायर, ये तो हमको मिलेगा कितना, hf0, और दूसरी इक्वेशन से हाफ m v2 स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा, 4hf0, है ना। तो हमको चाहिए था v1 बाय v2, तो डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, तो हमको मिल जाएगा v1 बाय v2 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा 1/4। तो v1 बाय v2 तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, हाफ, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, v1 बाय v2 की वैल्यू हाफ, ऑप्शन ए आप टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energies 3.8 and 1.4 respectively illuminate a metallic surface whose work function is 0.6 electron volt, ratio of maximum speed। एग्जैक्टली पहले वाला ही सवाल है। पहले केस में हम लोग बोलेंगे एनर्जी 3.8 पहला केस में इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 0.6 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, और यहां से हाफ m v1 स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे केस में एनर्जी कितनी थी, 1.4 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 0.6 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो यहां से हाफ m v2 का स्क्वायर वो हो जाएगा 1.4 माइनस 0.6 मतलब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दो इक्वेशंस हैं, अगर v1 और v2 का हमको रेशियो निकालना है तो ले दे करके बस डिवाइड करना रह जाता है ना। एग्जैक्टली यही हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया, और ऐसे जेईई मेन में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा v1 अपॉन v2 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा कितना, 3.2 अपॉन 0.8 मतलब 4। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2। v1 अपॉन v2 मिल जाएगा 2/1, एक तरीके से ना 2/1, 2:1 v1 v2 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे लिए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है, de Broglie wavelength of a particle having kinetic energy E is lambda। ठीक है, how much extra energy must be given to this particle so that the de Broglie wavelength reduces to 75% of its initial value। तो सबसे पहली बात कि लैम्डा जो de Broglie wavelength होता है ये होता है h अपॉन mv। ठीक है, h अपॉन p। ठीक है, दूसरी बात कि लीनियर मोमेंटम जो mv होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करते थे, अगर आप काइनेटिक एनर्जी E लिखोगे तो वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया तो यहां से
लीनियर मोमेंटम P ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतनी बात सही है। तो अब बस अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम में हम बोलेंगे कि इनिशियल वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा वो था हमारे लिए h अपॉन अंडर रूट 2m e, ठीक है, और फाइनल वेवलेंथ लैम्डा f, फाइनल वेवलेंथ लैम्डा f ये कितना था? ये था इनिशियल लैम्डा का मतलब 75%, 75% का क्या क्या मतलब होता है? 3/4, 75/100 इंटू इस तरीके से ना, तो वो हो जाएगा हमारा 3/4 टाइम्स लैम्डा। ठीक है, और ये 3/4 टाइम्स लैम्डा, इसको आप क्या लिखोगे? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एनर्जी, है ना। अब अगर मैंने ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, या फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो क्योंकि आपको ई फाइनल चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करोगे, 1/2 ऐसा कर देते हैं, 1/2, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? 1/2 4/3 आएगा। राइट हैंड साइड पर यहां ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा ई फाइनल अपॉन ई। तो यहां से ई फाइनल क्या 16/9 ई आ जाएगा। हमको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ी ये अगर निकालना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी ई फाइनल माइनस ई मतलब 16/9 माइनस 1 टाइम्स ई, ये कितना आ जाएगा? 7/9 आएगा, 7/9 टाइम्स ई। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये भी डी ब्रॉय वेवलेंथ के ऊपर है। आराम से समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप प्लस v नॉट जे कैप। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है, देख लो, इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है v नॉट आई कैप प्लस v नॉट जे कैप। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड आपको पूछूं तो ये तो हो जाएगा √2 v नॉट। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं? इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट के कैप इफ लैम्डा नॉट इज इनिशियल डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो लैम्डा नॉट ये तो हो जाएगा मास अपॉन √2 v नॉट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वेवलेंथ आफ्टर टाइम t, तो अब देखो अगर इसके ऊपर z डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया माइनस z डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर, वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली ई नॉट के कैप अपॉन m मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसलिए किसी टाइम t पर जो इसकी वेलोसिटी आएगी v फाइनल, वो x और y डायरेक्शन की वैसी ही रहेगी, v नॉट आई कैप प्लस v नॉट जे कैप। ठीक है, प्लस e का मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव ले रहा हूं, ये मतलब मॉड वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड वैल्यू ऑफ ई नॉट अपॉन एम। देखो ई बेसिकली चार्ज ये नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा के कैप। ठीक है, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर मतलब 2v नॉट स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो एक्सेलरेशन हुआ, इसको टाइम से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, टी के कैप। ठीक है, प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? ऑल राइट, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, अब अगले पेज पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे
नई सिचुएशन में जो लैम्डा होगा, ठीक है, लैम्डा वो हो जाएगा h अपॉन m टाइम्स v फाइनल। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट ये आ जाएगा m इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रूट टू वी नॉट ना, रूट टू वी नॉट डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय v फाइनल। ठीक है, तो यहां से लैम्डा आएगा, लैम्डा नॉट लिखूंगा मैं, और उसके बाद में रूट के अंदर देखो ये रूट टू वी नॉट को रूट के अंदर लेकर के जाऊंगा तो ये टू वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, टू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर टू वी नॉट स्क्वायर और टू वी नॉट स्क्वायर ये तो चला जाएगा, तो यहाँ पे वन बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, ये सारा कुछ रहेगा, बस डिनोमिनेटर में एक टू वी नॉट स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स वी नॉट का स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू एट टाइम टी। रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी और इसलिए लैम्डा कम होता चला जा रहा था। तो ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देख लेना, ऑप्शंस बहुत क्लोज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे छोटे छोटे फैक्टर्स का ही सिर्फ फर्क है, तो ध्यान से देखना, ऑप्शन ए ही सही आंसर है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, their de Broglie wavelength are lambda 1 and lambda 2 respectively. Particles suffer perfectly inelastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is. अब देखो यहां पर पार्टिकल्स के मासेस भी नहीं गिवन है और बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, पर हमको ये मालूम है कि कोलिजन इनइलास्टिक हो, इलास्टिक हो, कुछ भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। ठीक है, अब पहला पार्टिकल जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है उसके लिए मैं जो लीनियर मोमेंटम होगा P1 वो क्या hc बाय लैम्डा 1 बोल सकता हूं, और दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम P2 ये लैम्डा अपॉन h अपॉन एम वी, एच सी नहीं h ना, h अपॉन लैम्डा ना। ठीक है, लैम्डा क्या होता था, h अपॉन एम वी, तो ये हो गया h अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा 2। फर्दर ये दोनों परपेंडिकुलर थे, तो अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या मैं इसको आई कैप डायरेक्शन में लूं तो इसको जे कैप डायरेक्शन में ले सकता हूं, ले ही सकता हूं। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो क्या इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए। तो h अपॉन लैम्डा 1 आई कैप प्लस h अपॉन लैम्डा 2 जे कैप होगा क्या ये। अच्छा, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अगर ये फाइनल मोमेंटम हो गया तो मुझे बता दो कि स्केलर फॉर्म में फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर ये क्या h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर होगा। दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड्स को मैंने इक्वेट कर दिया, और ये फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर ये क्या h अपॉन h स्क्वायर अपॉन जो फाइनल डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा लैम्डा उसका स्क्वायर होगा। h दोनों तरफ से कैंसिल होकर के हमको क्या फेच कर रहा, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आराम से देख लो कौन सा इसके लिए सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमको बोला कि वापस से डी ब्रॉय वेवलेंथ का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, particle A of mass m and charge q is accelerated by a potential difference of 50 volt. Another particle B of mass 4m and charge q is accelerated by a potential difference of 2500 volt. Ratio of de Broglie wavelength lambda A upon lambda B is close to. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों को मालूम है कि लैम्डा होता है h अपॉन एम वी, जिसको अभी अभी हमने अभी देख लिया था कि h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई होता है, वेर ई इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे तो Q इंटू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए लैम्डा ए अगर देखोगे तो ये आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2
मास कितना है m, चार्ज कितना है q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 50। ऑल राइट, अगर लैम्डा भी देखोगे तो आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, मास कितना, मास हमको गिवन है 4m, चार्ज कितना है वापस से कितना q, ठीक है, और उसके बाद में 2500 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये वाला टर्म ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2500 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10,000 आ जाएगा, और एम क्यू लिख देंगे, ठीक है, एम क्यू, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इधर कितना मिलेगा 100 एम क्यू, तो एम क्यू तो कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 10 रूट 2 लैम्डा ए और लैम्डा बी का रेशियो, और रूट 2 की वैल्यू 1.414 लिख सकते हो आप, तो ये 14.14 के आसपास आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज एल, if electron is assumed to revolve in second orbit of hydrogen atom, then the change in angular momentum will be। आप देखो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH अपॉन 2 पाई, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमारे लिए एक तरीके से था H अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 2H अपॉन 2 पाई, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया H अपॉन 2 पाई जो कि L के इक्वल ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर जल्दी जल्दी में आंसर 2L हम लोग डाल देते हैं, पर ध्यान दो हमको फाइनल एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। चेंज मतलब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करोगे वो L के इक्वल आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम having z is equal to 4 jumps from fourth energy state to second energy state, energy released in this process will be, ठीक है। अब देखो एनर्जी अगर हमको निकालना है रिलीज्ड, ठीक है, तो फोर्थ एनर्जी स्टेट का एनर्जी में से हमको ये सेकेंड एनर्जी स्टेट का एनर्जी को माइनस करना चाहिए, है ना। तो अब देखो अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात करें, हाइड्रोजन के लिए तो इस तरीके की सिचुएशन होती थी हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए ये ग्राउंड स्टेट पे तो होता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n स्क्वायर से सिंपली हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ। और ये हो जाता था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कैसे निकाला, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, सिर्फ n स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। अब अगर Z भी है, ठीक है, तो nth एनर्जी स्टेट में En ये हो जाता है हमारा -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना। तो अगर ओवरऑल हमको एनर्जी जो रिलीज हुई वो निकालना है, तो वो रिलीज्ड एनर्जी निकालने के लिए मैं Z का स्क्वायर मतलब कि 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ये दोनों एनर्जी डिफरेंस से, है ना। ये बड़ी वाली एनर्जी में से छोटी वाली एनर्जी को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3.4 माइनस 0.85, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 और 2.55, ठीक है। तो 2.55 ये होगा 2.55 इंटू 16, देख लो 2.55 ही होगा ना, ये हो जाएगा 2.6 और 2.6, हाँ 3.4, ठीक है। तो 2.55, 16 का 2.5 ढाई गुना, 16 का डबल होता है 32, 2.5 टाइम्स होता है 40, तो आंसर 2.55 टाइम्स 40 से थोड़ा सा ज्यादा, तो बिना कैलकुलेट किए क्या ऑप्शन डी हम लोग मार्क कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मॉडर्न फिजिक्स में हर बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
जितनी कैलकुलेशन की जरूरत है उतनी ही करो। लार्जर पिक्चर देखो, अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन से आंसर्स की विजिबिलिटी आती है तो ठीक है, अगर आंसर्स बहुत क्लोज हैं, आपको डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है तो ही करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी u इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ऑल राइट, where r is distance of particle from origin, assuming Bohr's quantization of momentum and circular orbit, radius of nth orbit will be proportional to। ठीक है, तो अगर Bohr's quantization है तो मैं एंगुलर मोमेंटम मतलब m इंटू वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इन nth ऑर्बिट, क्या इसको मैं nh अपॉन 2 पाई लिख सकता हूं? पहली बात। दूसरी बात, मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं r के रिस्पेक्ट में और माइनस साइन लगाऊं तो मुझे फोर्स मिलेगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे ही मिलता है पोटेंशियल एनर्जी से, इसका रिलेशन ऐसा होता है। तो ये अगर मैं डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगाऊंगा तो क्या ये माइनस m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा क्या? ये फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, और यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो m ओमेगा स्क्वायर r ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल, या फिर v की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? r ओमेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्चुअली r के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ओमेगा तो हमको लिखा हुआ है कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस v की वैल्यू r ओमेगा इधर डाल देते हैं पहली इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा m r ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r, ये हो गया NH अपॉन 2 पाई, और यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी NH अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय NH अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय m ओमेगा का रूट। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड पर सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि r क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा रूट n के। r क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा रूट n के। r इज प्रोपोर्शनल टू रूट n। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो nth ऑर्बिट में स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर वो नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, देखो जो स्पीड होती थी वो होती थी v नॉट मल्टीप्लाइड बाय z बाय n। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि He का थर्ड ऑर्बिट He प्लस अपॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। ठीक है, और इसका भी थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा v नॉट, हीलियम के लिए z का वैल्यू कितना? 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना? 1, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3। ठीक है, तो ये 2/1 आ गया, 2/1 आ गया, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर आपको ये बात मालूम होनी जरूरी है, अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको वहीं के वहीं इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, आपको टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्राफ विच डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विथ अल्फा पार्टिकल्स इज थीटा, अल्फा पार्टिकल्स थीटा स्कैटरिंग एंगल एंड वाई नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड, और ये प्लॉट बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो कि रदरफोर्ड की फाइंडिंग्स में था, उसने डिटेक्टर लगाया था ZNS वाला, सर्कुलर जिंक सल्फाइड वाला। ठीक है, और उसने बोला कि अधिकतर पार्टिकल्स में कोई डेविएशन है ही नहीं, तो 99% से ज्यादा पार्टिकल्स में कोई डेविएशन नहीं, तो ये ग्राफ थीटा की वैल्यू 0 के लिए कोई पार्टिकल नहीं है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमको मार्क करना ही नहीं चाहिए। उसने ऐसा बोला था कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो, पार्टिकल्स एकदम बाउंस बैक कर जाए, ऐसे बहुत कम है, 1 in 12,000, 1 in 8,000 टाइप्स, है ना। तो थीटा की वैल्यू पाई हो, ऐसे पार्टिकल्स बहुत कम है।
और ये जो डिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग एंगल है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं, लीनियरली तो फॉर श्योर नहीं होते। तो ऑप्शन ए इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी और डी तो बहुत ज्यादा बकवास है, ऑप्शन सी भी गलत है, लीनियरली नहीं डिक्रीज होता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स, फर्स्ट है सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल ऑफ लेवल टू द फर्स्ट लेवल एंड हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड लेवल। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी लिख रहे हैं फोटोन का जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पहला सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल मतलब -3.4 और 13.4, तो ये हो जाएगा बेसिकली डिफरेंस हो जाएगा ये 13.6 माइनस 3.4। ठीक है, और जो हाईएस्ट होता है मतलब एकदम इंफिनिटी से आने वाला, तो उसमें कितना हो जाएगा 13.6 माइनस 0। क्लियर है, और ये 13.6 का 1/4 हुआ है ना, तो ये बेसिकली हो गया, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 13.6 मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस 1/4 अपॉन 13.6, तो ये 3/4 आया क्या, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल कौन सा हुआ, 0, इंफिनिटी वाला है ना, उसके बाद में नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं, वो कम होती चली जाती हैं, ग्राउंड स्टेट पे मिनिमम एनर्जी -13.6 होती है। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है if λ1 and λ2 are the wavelengths of the third member of Lyman and first member of Paschen series respectively, then value of λ1 is to λ2 is, चलो 1 अपॉन λ1 लिखते हैं। 1 अपॉन λ1 मैं लिखूंगा z² r, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय z² r मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन क्या आ जाता था, हमको लिखना है λ1 के लिए थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, तो लाइमन के लिए n1 कितना हो जाता है 1 माइनस थर्ड मतलब कि 2 3 4 4 का स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद में 1 अपॉन λ2 ये हो जाएगा z² r, और हमको लिखना है फर्स्ट मेंबर ऑफ पैशन, लाइमन बाल्मर पैशन, पैशन के लिए n1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मतलब कि 4 ना, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, λ1 अपॉन λ2 चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं, तो λ1 अपॉन λ2 इधर ये कांस्टेंट टर्म्स जाएंगे, यहां पर सेकेंड इक्वेशन के टर्म्स अगर मैं लिखूंगा तो ये देखो 16 माइनस 9 ये तो आएगा 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, इधर आओ, यहां पर डिनोमिनेटर में 16 माइनस 1 यहां पे लिखोगे 15 और ये टर्म्स 16 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं क्या आएगा, 16 तो कैंसिल हो जाएगा और हमको 15 का 9 टाइम्स 135, तो 7 अपॉन 135 आएगा क्या, और इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, है ना, λ1 अपॉन λ2 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम first jumps from third excited state to second excited state and subsequently to the first excited state. The ratio of respective wavelengths λ1 upon λ2 of the photons emitted in this process is, ठीक है, अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 अपॉन λ1 ये हो जाएगा r, 1 अपॉन, अब देखो पहले जंप हुआ थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब है थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है 4, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है 3, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3² माइनस 4²। ठीक है, 1 अपॉन λ2 अगर लिखना है
तो ये हो जाएगा r 1 अपॉन, अब सेकेंड टू फर्स्ट आया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर से लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। देखो ये क्वेश्चंस के अंदर ना बस हमको कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी होती है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 चाहिए तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 मिलेगा, तो पहले सेकंड इक्वेशन वाले टर्म्स लिखते हैं, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 अपॉन 4 इंटू 9। अब यहां पे ये वाले टर्म्स ऐसा डिनोमिनेटर में लिखना है तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7, 16 माइनस 9 7, और ऊपर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 16। चलो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 9 तो चला जाएगा और 4 भी, एक 4 इधर बचेगा, तो 20/7 आ रहा है क्या, देख लो 20/7, और ऐसा एक ऑप्शन भी हमारे को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है रूट d1 एंड रूट d2 आर द इंपैक्ट पैरामीटर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग अ गोल्ड न्यूक्लियस। अब देखो ये स्कैटरिंग एंगल वाली डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास में करी है, स्टैटिक चार्ज और उसका मूविंग चार्ज, है ना, cot थीटा 2 वाली, ठीक है। तो ये जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है, ध्यान रहे यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर जिसको रूट डी से डिनोट कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, cot θ/2 के, है ना। तो यहां से रूट ऑफ d1 अपॉन d2, रूट ऑफ d1 अपॉन d2 ये हो जाएगा cot 60/2 मतलब cot 30 अपॉन cot 90/2 मतलब cot 45। cot 45 होता है 1, cot 30 होता है √3, तो ये √3 आ गया, और यहां से d1 की वैल्यू 3 टाइम्स d2 आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन थोड़ा केयरफुल रहना, रूट में ये d1 और रूट में d2 इनको इंपैक्ट पैरामीटर बोला है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो x की वैल्यू यहां पर आपको मिल जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में लिखा हुआ है फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ 6561, वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। अब देखो 1 अपॉन लैम्डा 1 ये हो जाएगा r, ठीक है, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मेंबर के लिए 3 स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा 2 ये होगा r, 1 अपॉन 2 स्क्वायर सेकेंड मेंबर के लिए 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहां पे मैं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कैलकुलेट करता हूं, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कैलकुलेट करने के लिए पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, इधर r चला जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले के टर्म्स लिखते हैं, 9 माइनस 4 कितना 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। सेकेंड वाले के टर्म्स लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 16 माइनस 4 कितना 12, और ऊपर आ जाएगा यहां पर 4 इंटू 16, राइट, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 तो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो हमारा 4 गया, ठीक है, यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 4, ये भी ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना 20/27, तो ये हो गया 20/27, ठीक है। चलो इतनी बात ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब लैम्डा टू जो होगा वो आ जाएगा 20/27 मल्टीप्लाइड बाय एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है 6561, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये 9 से चला जाएगा, यहां बचेगा 3, चलो इसको कैंसिल करते हैं, ये होगा 3 और यहां पे आएगा 7 2 और 8 9 7 2 9, ठीक है। ये फर्दर 3 से चला जाएगा, तो ये इफेक्टिवली आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 3, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा कितना
4860 एंगस्ट्रॉम। 4860 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब यहां ध्यान देना, हमको बताना है नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में बताने के लिए आंसर कितना हो जाएगा? 486 nm। ठीक है, तो लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा 486 nm। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना क्योंकि आपको आंसर जो है वो नैनोमीटर में बताना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस इज। देखो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होता है? मास होता है मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक बेसिकली एक 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 न्यूक्लियन का मास। ठीक है, एम नॉट इसको मैं बोल देता हूं, और R इज इक्वल टू R नॉट A पावर 1/3 होता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई R नॉट क्यूब A हो जाएगा। तो डेंसिटी देखें हम तो M नॉट अपॉन 4/3 पाई R नॉट हो जाएगा, A तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेंसिटी रफली कांस्टेंट आती है, तो हम बोल देंगे इसका आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, डेंसिटी नहीं बदलती। न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। A nucleus disintegrates into two smaller parts which have their velocities in the ratio 3:2. The ratio of their nuclear size will be x upon 3 power 1/3. The value of x is। देखो अगर ये डिसइंटीग्रेट हुए तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो mv1 प्लस mv2 ये तो शुरुआत का मोमेंटम 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो यहां से m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 अपॉन v1 आ जाएगा, जो कि 3/2 आ गया, है ना। अब डेंसिटी तो कांस्टेंट थी, तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 का क्यूब ये आ गया 3/2 के इक्वल, और इसलिए R1 अपॉन R2 डेंसिटी कांस्टेंट थी, तो सिंपली ये वॉल्यूम का रेशियो 3/2 होगा, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब। तो मैं डायरेक्टली R1 अपॉन R2 का क्यूब लिख दिया, तो यहां से R1 अपॉन R2 3/2 का पावर 1/3 मिल जाएगा। और इसको एक्चुअल एक्सप्रेशन से देखोगे तो अच्छा आपको वेलोसिटीज का रेशियो 3:1 गिवन है। ठीक है, तो यहां पर ये v1 अपॉन v2 3:1 है, तो v2 अपॉन v1 को यहां पे उल्टा कर दोगे, 2/3 कर दोगे, तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, v2 अपॉन v1 क्या है 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, और इसलिए हो जाएगा 2/3 का पावर 1/3। ऑल राइट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन रेंज 30 to 170। हाँ, ये तो सही है, मतलब अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व देखोगे मास नंबर के साथ में, तो वो बेसिकली आप देखोगे तो लगभग कांस्टेंट रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रीजन लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होते हैं और इसी वजह से बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है, वो आसपास के जो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन्हीं के ऊपर फोर्स लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। Nucleus A having Z is equal to 17 and equal number of protons and neutrons have 1.2 MeV binding energy per nucleon। ठीक है,
Another nucleus B of Z is equal to 12 has total 26 nucleons and 1.8 MeV binding energy per nucleon. Difference of binding energy of B and A will be. देखो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमको निकालना है EB बाइंडिंग एनर्जी, तो ये हो जाएगा A मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN, यही करना था। ठीक है, तो चलो बाइंडिंग एनर्जी हम पहले निकालते हैं। पहले वाले केस में ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए EBE, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम A का निकाल रहे हैं तो देखो Z की वैल्यू है 17, तो ओवरऑल हो जाएंगे 34 न्यूक्लियॉन्स, और ये 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2। ठीक है, तो 34 का 1.2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 34 का 0.1 टाइम्स होगा 3.4, तो 0.2 टाइम्स होगा 6.8। तो 34 में 6.8 ऐड कर देते हैं, क्या ये 40.8 हो जाएगा क्या? 6.8, ठीक है, ये आ गया हमारे लिए आंसर EA। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में Z का वैल्यू 12 है और टोटल 26 न्यूक्लियॉन्स है। तो अगर B का बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो EB ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1.8। ठीक है, अब 26 का 1.8 टाइम्स, तो देखो 26 का डबल कितना होता है? 52। ठीक है, 26 का डबल होता है 52, और 26 का 0.2 टाइम्स क्या होगा? कैलकुलेशन करने के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। 26 का डबल होता है 52, राइट, और 26 का 0.1 टाइम होगा 2.6, तो डबल होगा कितना? 5.2। ठीक है, 5.2, तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पर 8। ठीक है, और 11 में से 5 चला गया तो यहां पे आएगा 6 और 4, तो ये हो जाएगा 46.8 MEV। MEV, ये भी EV नहीं है, MEV है, MEV। ऑलराइट, तो डिफरेंस तो मेरे ख्याल से आपको दिख ही रहा होगा EA और EB का। ठीक है, EA माइनस EB बहुत ही नीट सी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? 6 MeV। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका कितना? 6 MeV। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। So the orbital radius of the electron in hydrogen atom is 9 upon x into 10 power minus 10 meter. The value of x is, देखो टोटल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? K E स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, माइनस साइन के साथ। टोटल एनर्जी जो होगी वो इसका हाफ हो जाती है, और यही हमको ये इतना ही एनर्जी हमको देना पड़ता है इसको ऐसा अलग करने के लिए, है ना। तो इसी को हम 12.8 से हम इक्वेट कर सकते थे। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने यहां पर सारा कुछ SI यूनिट में लिखा तो दूसरी तरफ एनर्जी भी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, किस में लिखनी चाहिए? जूल में। तो 12.8 को ही मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बस बात बन जाएगी। अब यहां से R की वैल्यू मुझे मिल जाएगी KE अपॉन 2 टाइम्स 12.8। बस अब वैल्यूज रख लेते हैं। तो वैल्यूज रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, देख लेते हैं। R की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले K की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12.8। ठीक है, तो 2 इंटू 12.8 ऐसा लिख लेते हैं। तो ऊपर देखो पावर तो आ रहा है, 9 इंटू 10 पावर माइनस 10 ये तो आ जाएगा, बस ये 1.6 गड़बड़ कर रहा है। तो 16 अपॉन 128, देखो ये 1.6 को 128 से डिवाइड करोगे तो अगर, तो ये 16 अपॉन 128 आई थिंक 8 टाइम्स जाता है। 16 का
8 टाइम्स 128 होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, है ना? सब कुछ हमने एसआई यूनिट में लिखा है तो आर की वैल्यू एसआई यूनिट में आएगी। तो डिनोमिनेटर में कितना आया? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो हम इसका आंसर एक्स का वैल्यू क्या डाल देंगे? 16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आराम से देख लो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर लिखा हुआ है न्यूक्लियस ए इज हैविंग, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़ते हैं इसको। न्यूक्लियस ए इज हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6 MeV, ठीक है। It splits into two fragments B and C of mass number 105 and 115. Binding energy of nucleon in B and C is 640 MeV per nucleon. The energy Q released per fission will be, ठीक है। तो अब अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का निकालूं, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी ए का निकालते हैं, चलो ई ए, ठीक है, ई ए। तो वो हमको कितना मिलेगा? 220 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। अच्छा, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी हमको निकालना है EB प्लस EC, तो वो कितना आएगा? 105 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 प्लस 115 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा कितना? 6.4 कॉमन ले लोगे तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, ठीक है। तो Q वैल्यू इसका अगर हम लोग देखें तो EB प्लस EC माइनस EA, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ये कितना आ जाएगा? 220 6.4 माइनस 5.6, 6.4 माइनस 5.6, और ये कितना होगा? 0.8 टाइम्स होगा। तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है मेरे लिए, है ना। कितना आ जाएगा? 22 8 6 1 176, है ना। तो ये हो जाएगा 176 MeV। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसमें लिखा हुआ Q वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल Kp आर रिलेटेड एज। अब देखो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी Q वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे प्रोडक्ट में आपके B और Y बने, ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, लेट्स से ऐसा कुछ रिएक्शन रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, उसको केपी लिखा हुआ, ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में केबी लिख देता हूं, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हो गया हमारा क्यू वैल्यू, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ओके, यहां से अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये बेसिकली जो हमने लिखा है केबी माइनस केपी, ये हो गया हमारा क्यू वैल्यू, ठीक है। अब हमने ऐसा बोला कि देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है बी का, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहां से के बी माइनस क्यू, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस क्यू होना चाहिए, है ना, ठीक। और के बी माइनस क्यू, यहां ये पहली इक्वेशन से क्या हो जाएगा? केपी, तो केपी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस क्यू, या फिर केपी प्लस क्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। और ओवरऑल मतलब ये इन जनरल मतलब ग्रेटर देन ही आता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि
जो बाहर निकला ये जो प्रोडक्ट है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 0 से बड़ी ही होगी, ठीक है। इसको ग्रेटर देन ही लिख देते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। जो प्रोडक्ट निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ कंपैरेटिवली हेवियर न्यूक्लियस बाय द रिलेशन गिवन बिलो x12 प्लस x12 इज इक्वल टू y24, ठीक है, ठीक है। अब हमको बोल रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ x12 एंड y24 आर 1.1 एंड 7.6, एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो Q वैल्यू अगर हमको निकालना है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस देख लेंगे। तो देखो बी वाई अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स 7.6, बी एक्स अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी Q वैल्यू वो हो जाएगा बी वाई माइनस बी एक्स, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी, जो कि हो जाएगा 4, 7.6 माइनस 1.1, 7.6 माइनस 1.1 वो हो जाएगा 6.5, 6.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 और 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 26 ना, 26 MeV, ठीक है। तो इस प्रोसेस में 26 MeV एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ SN50-120, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00783 U, U क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, हाँ। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.00867 U, प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है। मास ऑफ द न्यूक्लियस इज 119.902119 U, ठीक है, और 1 U 931 MeV के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, जितने भी प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स कितने हैं 50, तो 50 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 150 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 70 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस ये जो मास न्यूक्लियस का है MSN, ये करना, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देना 931 MeV से, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी, और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है तो इसी बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब 120 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और ऐसा करने पर आपको ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.5 MeV आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। आराम से देख लो। आखिर में क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है consider the nuclear fission Ne20 is equal to 2He4 plus C12 given that binding energy per nucleon of Ne, He and C12 are respectively 8.03, 7.07 and 7.86, identify the correct statements, ठीक है। Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसका। अगर Q वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे 2 टाइम्स 4 इंटू He के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था 7.07, राइट, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय C12 के लिए कितना है 7.86, माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय ये रिएक्टेंट, 20 मल्टीप्लाइड बाय इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 8.03, ठीक है, ठीक, ये आ जाएगा Q वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ये इसका Q वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम लोग आराम से कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारा -9.72 MeV, ये है Q वैल्यू। नेगेटिव आने का मतलब क्या है
कि सिस्टम को सप्लाई करना पड़ा होगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकली एनर्जी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था हमारा 30th क्वेश्चन का सही आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको एक ट्रेंड समझ में आया होगा पीवाईक्यूज करते वक्त में। एक और चीज आपको करनी है कि बहुत अभी रिसेंट टाइम में हम देखें ना, तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ कम हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से जेई मेंस का सिलेबस बहुत कुछ बदला है। तो जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो प्लीज वो क्वेश्चंस अवॉइड करें जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल करके और वो अपने टेबल पर, अपने स्टडी टेबल पर लगा लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।